तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू। तो जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर होता है डीएनए का और आरएनए का, वो हमारा फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। ठीक है, एक चीज ये समझ लीजिए, जहां कहीं भी एट लग रहा होता है तो उसका मतलब होता है एसिड। जैसे ग्लिसरिक एसिड, उसे हमने नाम दे दिया ग्लिसरेट। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड तो उसको हमने नाम दे दिया ग्लूटामेट। तो जहां पर भी एट आता है, जैसे ग्लूटामेट हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो एसिड जो होता है वो, जो एसिडिक नेचर होता है वो आता है हमारा एसिड की वजह से। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इसका फॉस्फेट। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है या फॉस्फेट जो ग्रुप होता है, उसकी वजह से डीएनए आरएनए का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो आता है। जो डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल है वो तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस होता है इसमें, और शुगर होती है, और जो हमारा ये थर्ड जो है वो फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो जो जो इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है वो हमारा फॉस्फेट ग्रुप की वजह से आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए इन द सेल। तो जो हमारा बी डीएनए होता है वो मोस्ट मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, जो नॉर्मली सारी सेल्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू सेल साइकिल विच टू ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर या प्रोटीन आर कॉल्ड ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन। तो हमारी दो प्रोटीन है जिनको हम लोग नाम देते हैं P53 और आरबी। आरबी इक्वल टू होता है रेटिनोब्लास्टोमा। तो P53 प्रोटीन है और जो रेटिनोब्लास्टोमा है आरबी, ये हमारे ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन होते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए टेक्स द शेप ऑफ। तो देखो, जो टीआरएनए के दो स्ट्रक्चर जो है वो मेनली डिस्कस किए जाते हैं। एक होता है हमारा 2D स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं, जो क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देता है। कौन सा है? 2D है हमारा क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, और जो ये टर्सरी स्ट्रक्चर है इसे हम लोग 3D मॉडल भी बोलते हैं, जो इन्वर्टेड एल शेप का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? इन्वर्टेड एल शेप। जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्टेड एल शेप का होता है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ की तरह होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व। तो जब हम लोग म्यूटेशन सीरीज डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि मान लो ये हमारा कोई डीएनए है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। तो जैसे हमने बोल दिया ATGCG, तो मान लो इस वाले जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें कोई म्यूटेशन हो जाए, तो यहाँ पर ए की जगह मान लो टी लग गया। ठीक है, तो इस तरह के जब किसी एक पर्टिकुलर एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा होता था तो उस हमने नाम दिया था क्या? पॉइंट म्यूटेशन। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व, तो चेंज इन सिंगल बेस पेयर, केवल एक बेस पेयर में ही चेंज होता है, तो इसे हम लोग ने नाम दे दिया क्या? पॉइंट म्यूटेशन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटीकोडॉन। तो देखो, दो चीज होती है, एक होता है हमारा कोडॉन और दूसरा होता है हमारा एंटीकोडॉन। ठीक है, तो जो कोडॉन होता है ये हमारा एमआरएनए में प्रेजेंट होता है, और जो एंटीकोडॉन होता है हमारा ये टीआरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका जो करेक्ट आंसर है कि इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटीकोडॉन। तो एंटीकोडॉन हमारा देखो टीआरएनए में प्रेजेंट है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा टीआरएनए, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन ऑफ टोपोआइसोमरेज इज। इसमें टोपोआइसोमरेज का फंक्शन पूछा गया है। तो देखो, टोपोआइसोमरेज जो है इसका जो यूज है मेनली हर एक सेल को पड़ता है। इसका मेन फंक्शन जो है वो रिप्लीकेशन के टाइम पे, और जब वहां पे सुपर कॉइलिंग को रिलीज किया जाता है तब होता है। टोपोआइसोमरेज जो है वो दो तरह के हैं, एक होता है टाइप 1 टोपोआइसोमरेज, एक होता है टाइप 2 टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है, तो जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है, ठीक है, तो जब इस डायरेक्शन से इसको डीएनए को खोला जाएगा तो पीछे का जो डीएनए है वो हाईली सुपर कॉइल हो जाता है। ठीक है, तो इस सुपर कॉइलिंग को रिलीज करने के लिए हम लोग टोपोआइसोमरेज का यूज करते हैं। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? डीएनए के स्ट्रैंड को कट करेगा। मान लो इस स्ट्रैंड को यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, और जब इसकी कॉइलिंग जो सुपर कॉइलिंग है वो रिलीज हो जाएगी, तो उसके बाद में इसको फिर रीलाइगेट करने का काम भी टोपोआइसोमरेज करता है। टाइप 1 टोपोआइसोमरेज डीएनए के एक स्ट्रैंड को कट करेगा, और टाइप 2 टोपोआइसोमरेज डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। तो ये मेनली डिफरेंस होता है टोपो आइसोमरेज में। तो टोपो आइसोमरेज का क्या काम है? निक प्रोड्यूस करना और डीएनए स्ट्रैंड को
सील कर देना। अब देखो एक चीज और होती है, दो टर्म है, एक हमारे पास है टर्म निक और दूसरा है हमारा गैप। तो निक मतलब क्या होता है, मान लो ये डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे टी जी सी जी, ठीक है, यहाँ पर मान लो एक कट लग गया जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड था वो टूट गया, तो ये हो गया ए टी जी सी जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड मिसिंग नहीं है, यहाँ पर बस केवल निक लगा हुआ है, यानी कि केवल मतलब बॉन्ड टूटा है, तो इसको जो जो ये गैप है इसे हम लोग नाम देते हैं निक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड मिसिंग नहीं है। दूसरा मतलब गैप कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ए टी, यहाँ पे जी मिस हो गया, फिर आ गया सी जी, तो यहाँ पर जो एक न्यूक्लियोटाइड ही पर्टिकुलर मिसिंग है, तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं गैप। तो ये मेन डिफरेंस हो गया निक और गैप में। जो टोपो आइसोमरेज है उसका काम होता है कि निक को प्रोड्यूस करना और जो सुपर कॉइलिंग है उसको रिलीज करना और उसके बाद में डीएनए स्ट्रैंड को रीसील कर देना। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एस एन पी, इसे हम लोग स्निप्स भी बोलते हैं, डीएनए मीन्स कह रहा है इसका मतलब क्या है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो एसएनपी मतलब समझ लो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉली पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड यानी कि केवल एक न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है कि अलग अलग तरह की पॉलीमॉर्फिज्म शो हो रही है, तो इसका जो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सिंगल बेस पेयर वेरिएशन, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो एसएनपी मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें क्या होता है कि केवल एक बेस पेयर में वेरिएशन की वजह से मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन स्प्लाइसिंग कन्वर्ट प्री एमआरएनए इनटू मैच्योर एमआरएनए। तो देखो पहले स्प्लाइसिंग समझ लो क्या है, ठीक है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, देखो हमारा जब एमआरएनए बनता है तो वो इमेच्योर एमआरएनए होता है, या उसे हम लोग प्री मैच्योर बोलते हैं। तो इसमें हमारा एक्सॉन भी होता है, मान लो ये हमारा एक्सॉन है, ठीक है, और ये हमारा इंट्रॉन है, और उसके बाद फिर से हमारा इसमें एक्सॉन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सॉन को पास लाना, जो एक्सॉन होता है वो हमारा कोडिंग रीजन है, ठीक है, और इंट्रॉन जो है वो हमारा नॉन कोडिंग रीजन है। तो एक्सॉन को पास लाना है एमआरएनए में, और जो इंट्रॉन है उसको कट करके हटा देना, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, स्प्लाइसिंग। तो अब ऑप्शन जरा मैच करा लो। स्टिचिंग मतलब होता है सिलाई करना या टांके लगाना, ठीक है। तो स्टिचिंग मतलब हो गया स्टिचिंग ऑफ एक्सॉन, यानी कि एक्सॉन को हमने पास ला करके सिल दिया, टुगेदर एंड एक्साइजिंग ऑफ इंट्रॉन, और इंट्रॉन को कट करके हमने क्या किया, हटा दिया। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द डायमीटर ऑफ जेड डीएनए मॉलिक्यूल इज। तो देखो डीएनए जो मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा तीन तरह से है, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए, ठीक है। ए डीएनए का जो डायमीटर जो होता है वो 23 एंगस्ट्रॉम होता है, बी डीएनए का जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और जेड डीएनए का जो डायमीटर जो है वो 18 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसमें पूछा गया है कि जेड डीएनए मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो कितना है, तो इसका 18 एंगस्ट्रॉम जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द एंटायर कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है कि एंटायर कलेक्शन, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी होल बॉडी में जितना प्रोटीन पाया जा रहा है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्टोम मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन से लिया गया है, ट्रांसक्रिप्टोम मतलब उसकी होल बॉडी में जितना एमआरएनए है उसे हम लोग नाम दे दिया क्या, ट्रांसक्रिप्टोम, तो ये हो गया होल एमआरएनए, ठीक है। प्रोटियोम मतलब हो गया कि उसकी बॉडी में टोटल कितना प्रोटीन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी प्रोटीन की बात की गई, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, बी जाएगा। बात करते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मतलब वो सीक्वेंस होते हैं, जैसे मान लो जिसको आप 5 प्राइम से पढ़ेंगे तब या 3 प्राइम से पढ़ेंगे तब दोनों में एक ही जैसा आना चाहिए, जैसे यहां पर हो जाए डालडा, डालडा, ठीक है। अब जब इसका आप दूसरा स्टैंड बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ए एल डी ए। जब आपने ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम और ये 3 प्राइम और ये
5'। जब आप यहां से रीड करके गए तो DAL आ रहा था, और जब आप यहां से रीड करके आएंगे तब भी DAL ही आया। तो इस तरह का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है इसे हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है। प्रोटीन जो प्राइमोसोम मतलब होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जब उनमें डीएनए रिप्लिकेशन के टाइम पर प्रोटीन और एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम लोग प्राइमोसोम नाम देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन है। एक ऑर्गेनिज्म उसकी होल बॉडी में जितना प्रोटीन पाया जा रहा है उसे हम लोग प्रोटियोम नाम देते हैं, और जब और एमआरएनए की बात करेंगे तो उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्टोम नाम देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक चीज ये समझ लो, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो जो सारी कोडिंग इंफॉर्मेशन होती है वो एमआरएनए के पास में होती है, तो एमआरएनए का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है। आरआरएनए जो होता है, जो एमाइनो एसिड के जो बीच में जो बॉन्ड बनाने का जो काम करते हैं वो हमारा करते हैं कौन? आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। और जो टीआरएनए होता है, जो अमाइनो एसिड को लेकर आने का काम जो करता है वो हमारा कौन करता है? टीआरएनए। ठीक है। तो जो हमारा SNRNA है इसका डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। टीआरआरएनए जो है वो अमाइनो एसिड को लेकर आने का काम करता है, एमआरएनए के पास में कोडिंग इन्फॉर्मेशन होती है, और आरआरएनए जो होता है वो हमारा राइबोसोम को ज्वाइन कर, राइबोसोम कह रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं, अमाइनो एसिड को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है हमारा आरआरएनए। तो इस तरह से इसमें पूछा गया था नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो ये तीनों तो इन्वॉल्व है, जो हमारा SNRNA ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो कह रहा है विद ए जीन रेकॉन इज ए यूनिट ऑफ। तो देखो, जो रेकॉन जो होता है वो यूनिट होती है रिकॉम्बिनेशन की, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफर फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए इन। तो देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो होता है प्रोकैरियोट्स की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक थ्योरी है जिसके हिसाब से ये माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पहले प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है। फिर यूकैरियोटिक सेल के साथ में इनका समझौता हुआ, उन्होंने कहा कि आप यूकैरियोटिक सेल में आ जाइए, आप एटीपी और ये सब बनाइएगा और हम आपको रहने के लिए स्पेस देंगे। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऐसा माना जाता है कि ये पहले क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे। और प्रोकैरियोट्स का जो जीनोम होता है वो सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। तो इसी तरह से जो मेन डिफरेंस जो होगा इसमें वो होगा बीइंग सर्कुलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। आज हमने इतना डिस्कस किया, अब नेक्स्ट के वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।